हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करप्टिंग द यूथ। आज हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक का पूरा जर्नी प्लस प्लेसेंटा के हार्मोन। ये लेक्चर तुम्हारे एमसीक्यू की फैक्ट्री बनने वाला है, सो प्लीज़ बी फोकस्ड। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या लिखा है कि स्पर्म जो है वो मेल बॉडी के अंदर काफ़ी हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन आउटसाइड द मेल बॉडी वो सिर्फ 48 से 72 आवर्स तक ज़िंदा रह सकता है। जो एग है उसका लाइफ स्पैन है 12 टू 24 आवर्स। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर। अभी सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि जो सीमेन है उसको रिलीज़ किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसका पाथवे क्या है? इसका पाथवे है वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, उसके से इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले स्पर्म के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। स्पर्म के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। ये जो कैपेसिटेशन है इसमें क्या होता है? स्पर्म के पास एबिलिटी आ जाती है। एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे स्पर्म के पास एबिलिटी आ जाती है वो उनको फर्टिलाइज करने की। ठीक है, और ये 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर कैपेसिटेशन हो जाता है। इसमें मेन स्टेप कौन सा इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल का जो हेड है वो रिमूव हो जाता है। जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स है ना, हमें कैपेसिटेशन करना है, तो जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स है उनका डाइल्यूशन करवा देते हैं। और स्पर्म जो है उसकी जो टेल है उसके अंदर कैल्शियम की एंट्री होने की वजह से उसकी विप्लैश मूवमेंट होती है, यानी कि चाबुक जैसी उसकी मूवमेंट होने लगती है। इसके अलावा स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्रोजोम। उस एक्रोजोम पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हायालुरोनिडेज। तो हायालुरोनिडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? हायालुरोनिक एसिड को वो डिसॉल्व करने का काम करता है। हायालुरोनिक एसिड किधर होता है? तो दो जो कोरोना रेडिएटा के सेल है उसके बीच में सीमेंटिंग का काम करता है। कौन? हायालुरोनिडेज। ठीक है, हायालुरोनिक एसिड, और उसको डिसॉल्व करने का काम करता है हायालुरोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास सीपीई, यानी कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि किसके हेल्प में आएगा? जो कि ये जो कोरोना रेडिएटा है ना आसपास, इन सेल को तोड़ने के काम में आएगा। और उसके बाद है हमारे पास एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन, ये जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आ गया तब क्या होगा? सोडियम की एंट्री हो जाएगी, और सोडियम की एंट्री से जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी डीपोलराइज्ड। अब ये जो डीपोलराइज मेम्ब्रेन हो गए, इससे जो बाकी के स्पर्म है, ये जो बाकी के स्पर्म है वो अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर हो जाए। ठीक है, इसी को ब्लॉक करने को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। लेकिन ये जो फास्ट ब्लॉक है वो लॉन्ग लिव नहीं होता। ठीक है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम लाते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी से। इसमें क्या करते हैं? इसमें जब स्पर्म एंटर हो जाता है उसके बाद कैल्शियम भी एंटर होता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है? ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है इनके अंदर रिएक्शन करवाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या करते हैं? जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है उसको हार्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा? नए और जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हर एक इंसेमिनेशन है या हर एक कॉपुलेशन है वो फर्टिलाइजेशन में तब्दील नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अंदर लिख के दिया, क्या लिख के दिया? फॉर फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte मस्ट बी प्रेजेंट एट एम्पुलरी रीजन एट द सेम टाइम। दैट्स वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इसीलिए सारे के सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में तब्दील नहीं हो पाते। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तब वो कुछ फैक्टर लेके आता है जिसको हम बोलते हैं एपीसी, यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सेकेंडरी oocyte था वो मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्टेड था। अब जो स्पर्म है उसके पास क्या है? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, यानी कि मेटाफेज को आगे ले जाएंगे, सॉरी हाँ, मेटाफेज को क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे,
और किसको प्रमोट करेंगे, एनाफेज को, तो इसीलिए इसके पास क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी है। इससे क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी साइड के कांटेक्ट में आता है तब, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा एक ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेंगे। अब ये ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बने कहाँ पे, तो ये आप पीछे डायग्राम में देख सकते हो कि ये किधर बनता है, ये बनता है वहीं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किधर हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ एम्पिलरी रीजन के अंदर। अभी न्यूक्लियस एक्स है अगर फीमेल का तो देखो क्या होता है, फिक्स ही होता है कि वो एक्स ही रहेगा। मेल का जो है वो चेंज हो सकता है, मेल का बन सकता है कि एक्स हो सकता है कि वाई हो, या फिर एक्स हो। तो इसीलिए जो फेट ऑफ द फीटस है, मतलब जो सेक्स है उसका जो फेट है वो डिपेंड करता है कि मेल का जो स्पर्म है उसके पास कौन सा न्यूक्लियस है। उसके पास अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल के पास तो एक्स ही होता है, तो फीमेल पैदा हो जाएगी। वाई होगा तो वाई और एक्स, यानी कि एक्स वाई बनेगा, जिससे बनेगा मेल। ठीक है, तो पहले क्योंकि हम थोड़े बैकवर्ड थे और बच्चा हम देखते थे कि भाई फीमेल बॉडी से बाहर आ रहा है, तो हम ब्लेम करते थे फीमेल को। फिर जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग होने लगे, जिनको ये थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें ब्लेम फीमेल को नहीं, मेल को करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेल एक्स या वाई कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन क्या मेल को पता होता है कि एक्स ही मिलना चाहिए या वाई ही मिलना चाहिए? नहीं, मेल को भी नहीं पता होता है ना, रैंडम चांस है, 50-50 चांस है। तो इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि नहीं ये फीमेल के ऊपर बर्डन नहीं है, मेल के ऊपर बर्डन है, तो नहीं, बर्डन किसी के ऊपर भी नहीं, ना मेल के ऊपर है ना फीमेल के ऊपर है। ठीक है, ये रैंडमली डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो बना है इसको हमने बोला जाइगोट। अब जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर सेल का डिवीजन तो होगा, लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि क्लीवेज होगा, इस क्लीवेज से जो रिजल्टिंग सेल्स बने, ये रिजल्टिंग जो सेल्स बने इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, यानी कि हर एक जो सेल है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ऐसे 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, अभी जब क्लीवेज हो रहा है तब आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ब्लास्टोमियर का नंबर इंक्रीज हुआ है, ये ब्लास्टोमियर का नंबर इंक्रीज हुआ, लेकिन साइज़ क्या हो रही, डिक्रीज। यहाँ पे देखो ये बड़ा है, फिर छोटा छोटा छोटा, साइज़ डिक्रीज हो गई। साइटोप्लाज्म सेम रहता है, क्योंकि देखो इस इतने कंटेंट में जितना साइटोप्लाज्म आ सकता है उतने का उतना ही रहता है, लेकिन डीएनए का कंटेंट इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, ये आपको एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर विदाउट ब्लास्टोसिल प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। अब एम्ब्रियो जो है वो इसी स्टेज में, यानी कि मोरूला के स्टेज में ही यूट्रस के अंदर एंटर करता है। जब ये एंटर करेगा तब इसके आसपास जो कोरोना रेडिएटा है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। अभी इसके अंदर के जो सेल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा तो देखो बाहर पेरीफेरी में कुछ सेल्स चले जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कुछ सेल्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास, और जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिल। तो ब्लास्टोसिल किधर प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिल प्रेजेंट है ब्लास्टोसिस्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या बोला हमने, रीअरेंज हो जाते हैं इसके सेल, पेरीफेरी पे जो सेल है वो ट्रोफोब्लास्ट, और एम्ब्रियोनल नॉब बनाया ये है इनर सेल मास। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है एम्ब्रियोनल नॉब ट्रोफोब्लास्ट, पेरीफेरी के ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर रीजनरेट हो गए, रीअरेंज हो गए। अभी क्या होता है, एम्ब्रियो कभी कभी, अब एम्ब्रियो क्या करेगा, इसके आसपास अभी भी ज़ोना पेलिसिडा की लेयर है, तो इसको ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा। जब ये ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ये ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो क्या होगा, हो सकता है कि वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। अगर ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया तो कितना जाइगोट था, पहले तो एक ही जाइगोट था, और उसी एक जाइगोट से कितने जाइगोट बने, 2। तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे इसको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्यों, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने। ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर दो हमारे सेकेंडरी साइट
बाई चांस रिलीज हुए तो दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब कितने ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे या कितने जाइगोट बनेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कि 2 मेल हो सकता है 2 फीमेल हो, या हो सकता है 1 मेल और 1 फीमेल हो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल है ना, ये एक हार्मोन निकालते हैं। इस हार्मोन को हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो प्लेसेंटा होती है ना, उसको बनने में मिनिमम 3 महीने लगते हैं। ठीक है, तब तक हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना है। अब कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन तो आपको पता है कि 14 दिन का है, तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को हमें उसकी नॉर्मल लाइफ से बियॉन्ड जिंदा रखना है। इसलिए ये जो HCG होगा वो LH को मिमिक करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम को अपनी नॉर्मल लाइफ से लंबे टाइम तक जिंदा रखेगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारे पास है गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में सेल्स जो है वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है 3 जर्म लेयर बनती है। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो कौन सी है, वो ये है कि जाइगोट या फिर मोरूला है, ये टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को या पूरे ऑर्गेनिज्म को ये पैदा कर सकते हैं। लेकिन इनर सेल मास ये प्लूरिपोटेंट है। क्यों प्लूरिपोटेंट है, क्योंकि ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा किससे बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट से बनेगा। इनर सेल मास से तीनों जर्म लेयर तो बन जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बनेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होगा, यूट्राइन जो टिश्यू है उसके साथ इंटरडिजिट करेगा और मैटरनल ब्लड के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोरियोनिक विलाई फॉर्म्स इंटरडिजिटेशन विथ बोथ यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन ग्रोइंग फीटस। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग फीटस, और हेल्प करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने के लिए, है ना, कि जो फीटस से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड जो है वो कभी भी मिक्स नहीं हो पाते। क्यों मिक्स नहीं हो पाते, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। हालांकि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ है जैसे कि IgG एंटीबॉडी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा फीटस के अंदर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके अंदर किसका ब्लड होगा, तो उसके अंदर 100% फीटस का ही ब्लड होगा। ठीक है, ये जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 100% फीटल ब्लड है। ठीक है, अभी हम सारे के सारे हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हार्मोन्स कौन कौन से, तो सबसे पहले आएगा कि प्लेसेंटा जो है उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन। तो प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन कौन कौन से, प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है HCG, HPL यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 4 हार्मोन हमारे प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन कौन कौन से, तो ओवरी से एक तो रिलैक्सिन निकलता है। ठीक है, लेकिन ये रिलैक्सिन कब निकलता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड पे ये निकलता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है बिटवीन 2 कॉक्सल बोन। ठीक है, तो उसको डायलेट करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। कुछ हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन, चलो सॉरी पहले ये खत्म कर देते हैं कि हार्मोन रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही देखने को मिलता है, नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलता,
तो ऐसे कौन से HCG, HPL और रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी देखने को मिलते हैं। आगे लिखा है हार्मोन्स रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हो? HCG और HPL। कुछ ऐसे हार्मोन हैं कि जिनका कॉन्सेंट्रेशन वो मार्केटली इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कौन से हार्मोन है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन। ये क्यों बढ़ जाता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिक जो चेंजेस हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और फीटल के ग्रोथ के लिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरे प्रोसेस देख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि 9 महीने के अंदर जो बच्चा है वो कैसे कैसे डेवलप होता है।